Yo guys, welcome back to another episode. And in today's episode we are having मीनल गिरी, वो वायरल रील वाली लड़की जो हम सब ने देखा था शहनाज के साथ, जिनकी रील वायरल हुई थी. बाय प्रोफेशन शी इज़ डूइंग अ जॉब इन एड कंसल्टेंसी एंड बाय पैशन शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. तो ये एपिसोड में डांस की टेक्निकलिटीज़ से लेके उसके फिलोसफिकल एंगल्स तक सब कुछ कवर हुआ है. तो एक बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड आगे आने वाला है. सो दिस एंटरटेनिंग वीडियो बिगिंस इन 3, 2, 1 गो. मीनल, वेलकम टू द शो. थैंक यू अभिषेक. अभी जैसे हम बहुत सारी कार्टून्स की बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आर्ट की बातें कर रहे थे, तो आर्ट और सिनेमा ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम जनरली उनमें इन्वेस्टेड नहीं भी होते हैं तो हम बचपन से उन चीज़ों को देखते हुए आ रहे होते हैं. ठीक है, मतलब मैं डांस नहीं भी करता हूँ बाई चांस, तो मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरे को पसंद तो है. बट अल्टीमेटली पैशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली तुम जब भी रियलाइज़ करते हो जब तुम मैच्योर हो जाते हो, है ना. बहुत सारी चीज़ों में. तो जैसे तुमने डांस किया, और डांस एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें लोग ऐसा बोलते हैं कि वो तुमको अपने अर्ली स्टेज में स्टार्ट करना पड़ेगा अगर तुमको उसमें परफेक्शन चाहिए. हाँ. बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं, जैसे क्रिकेट भी ऐसा ही होता है कि क्रिकेट की जो ट्रेनिंग होती है वो तुमको अर्ली स्टेज से स्टार्ट करनी होती है जब तुम अपनी अर्ली एज में होते हो, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज वो चीज़ तुम्हारे अंदर से चली जाती है. बिल्कुल. तो वो जो तुम्हारे प्री मैच्योर बोल सकते हो उनको, जो तुम्हारे प्री मैच्योर रिफ्लेक्सेस थे, ठीक है, वो तुमको ट्रेन करने होते हैं अपनी ट्रेनिंग में. सेम गोज विद द डांस ऑल्सो. ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि तुमको अर्ली स्टेज में स्टार्ट करना है. तो कैसे ये सब शुरू हुआ था, कैसे तुमने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई मेरे को डांस करना है? पहले तो बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब पता ही नहीं चलता लोगों को कि उनका वो चीज़ पैशन है या उन लोगों को वो चीज़ आगे परस्यू करनी है. हाँ. तो डांस को लेके मुझे बचपन से कुछ आइडिया नहीं था, मुझे बस पसंद था. हाँ. मैं टीवी में जैसे कोई भी सॉन्ग आता था, 2000s के जितने भी सॉन्ग्स हैं, जो भी कुछ आता था, मैं वो देख के कॉपी करती थी बस. कि हाँ ये कुछ अच्छा हो रहा है, फिर मैं घर पे दिखाती थी सबको, मतलब एंटरटेनमेंट पीस ऐसे था. हाँ. तो वो अलग चीज़ थी. तब मेमोरी शार्प होती है, यू अंडरस्टैंड रियली वेल, है ना, तुम चीज़ें जल्दी सीखते हो. तो तब मुझे लगता था कि हाँ चलो ठीक है, डांस इज़ लाइक समथिंग. मैं स्टेज पे भी करने लग गई थी फिर डांस. हाँ. स्कूल टाइम में भी मैं डांस कर रही हूँ. एंड देयर वाज वन इंसिडेंट, मैं जब 3rd क्लास में थी. हाँ. तो मैंने बरसों मेघा मेघा पे डांस किया था. एंड उस पॉइंट पे मेरी न्यूज़पेपर फोटो आई थी. वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर था वो, और उसमें मेरी पोज करते हुए फोटो आई थी. हाँ. तो आई वाज लाइक, तब भी मुझे कुछ खास रियलाइजेशन नहीं था कि हाँ यार ये तो मैंने कुछ अलग सा है कुछ, कि हाँ इसको आगे परस्यू कर सकते हैं. तब भी ऐसे था कि हाँ ठीक है, आगे ऐसे वाला. हाँ. उसके बाद आया था नच ले वे, सरोज खान का. हाँ. तो वो आती थी टीवी पे, एंड मैंने उनसे देख करके फिर सीखना स्टार्ट किया धीरे धीरे, कि वो स्टेप बाय स्टेप बताती थी. तब जाके मुझे एक्चुअली में समझ आया कि हाँ डांस में आप इतने तरीके से स्टेप्स करते हो, ऐसे ऐसे होती हैं चीज़ें. हाँ. पहले तो आई वॉज जस्ट कॉपिंग, तो उनको देख के सीखा. फिर मेरे माइंड में भी आया कि सरोज खान की डांस अकेडमी है गाजियाबाद. जब मैं आई हरिद्वार से 7th क्लास में, तब मैंने सोचा कि हाँ यार अकेडमी ज्वाइन करती हूँ, हाँ. डांस सीखती हूँ प्रोफेशनली. क्योंकि एज यू सेड कि हमें कुछ चीज़ें पहले स्टार्ट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ग्रूम दो स्किल्स आगे चल कर. जैसे क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस में तुम्हें प्रॉपर डिग्री लेनी पड़ती है. 8 साल की डिग्री होती है, या फिर डिपेंड करता है तुम्हारे कोर्स पे. तो वो अलग ही चीज़ है बिल्कुल. और जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं उनमें ग्रेस भी बहुत अलग लेवल का होता है. वो मेरे अंदर, मैंने क्लासिकल डांस सीखा ही नहीं कभी भी. इट वाज लाइक 1 महीने के लिए मैंने बस जो एक बेसिक फॉर्म होती है तत्कार की, ता थई ते तत आ थई ते तत, बस मैंने वो सीखा था. बट उसके बाद जो मेरी टीचर थी जो मुझे सिखाती थी, उनका कुछ शायद शादी होने वाली थी या कुछ था, तो इसलिए वो आगे कभी हो ही नहीं पाई वो चीज़. क्योंकि एक तो उस चीज़ में कभी जाना ही नहीं था मुझे. हाँ. क्योंकि फैमिली से भी ये था कि हाँ अभी स्कूल चल रहा है, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन होगा, फिर उसके बाद में जॉब लगेगी. डांस की तरफ कभी मैं खुद भी इंक्लाइन नहीं थी. वो इनेट था मेरे अंदर कि हाँ मुझे डांस पसंद है, बस इतना. हाँ. तो जब वो फोटो आई, उसके बाद में नचले हुए आया, फिर धीरे धीरे कर करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ डांस मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली में, कि हाँ मैं अच्छी हूँ इसमें. मैं गई अकेडमी, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखा, श्यामक डाबर डांस इंस्टीट्यूट था. तब उस टाइम पे यार बहुत बड़ी बात थी कि तुम 1 लाख रुपए इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, बहुत बड़ी बात थी. तो इतना तो मैंने सोचा कि यार इतना तो अपने ग्रेजुएशन में लगा दूंगी, और वहाँ पर ही स्टेज मिल जाएगा तो वहाँ पर ही कर लेंगे. बट फिर वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया. उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे स्टेज पसंद था. मतलब मुझे स्टेज से बहुत प्यार था. धीरे धीरे करके पता चला, जब हमारी ना स्कूल में असेंबली होती थी क्लास 7th में 8th में, तो मैं कभी मैं ड्रमर भी बन जाती थी कभी कभी. मुझे हर चीज़ एक्सप्लोर करने का शौक था स्टेज पर. तो कभी सिंगिंग कर रही हूँ, कभी एंकरिंग, कभी कुछ न्यूज़ ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, ये सब चलता रहता था. फिर जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, अपना BBA स्टार्ट किया, वहाँ से फिर मुझे प्रॉपर स्टेज मिलना स्टार्ट हो गया.
कि मेरी फ्रेशर्स होने लग गई, फेयरवेल थी, सब कुछ था। तो मुझे याद है कि जब मेरी फ्रेशर्स थी जिस टाइम पे, फ्रेशर्स में आई वॉज कम्प्लीटली ऐसे बिल्कुल नो कि कोई आइडिया नहीं है कि मतलब स्टेज पे चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, कोई आइडिया नहीं है। कम्युनिकेशन आई वॉज गुड एट इट, बट इट वॉजंट देयर कि हाँ भाई मतलब मिस फ्रेशर्स बन के निकलूंगी आज, बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है कि मुझे पर्सनली मेकअप भी पसंद नहीं है, तो मैं उस दिन सैलून गई थी फर्स्ट टाइम लाइफ में, और उसने मेरा इतना गंदा मेकअप किया था, और मुझे लिटरली कॉलेज जाके ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं क्यों आ गई, क्योंकि दैट वॉज वेरी अजीब। मतलब बाकी लड़कियां वो लुकिंग वेरी नाइस एंड आई वॉज लुकिंग कि यार मैंने कितना ओवर मेकअप कर दिया उसने, मतलब क्या ही कर दिया। एंड मैं स्टेज पर तब भी गई, मैंने डांस किया वहाँ पर, डांस वॉज रियली नाइस। वहाँ जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा डांस वॉज दी एक्स फैक्टर। उसके बाद में हमारे जूनियर्स की वो हुई फ्रेशर्स, मैंने वहाँ डांस किया एंड वहाँ का प्रॉपर एक वीडियो शूट किया किसी ने, किसी प्रोडक्शन, उसने हमारे स्टूडेंट्स में ही कोई था वो, तो उसने रख लिया था वो फॉर द टाइम बीइंग, और वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है ना ऑडियंस की, वो तुम्हें अलग बूस्ट देती है। मतलब जो मेरी डीन थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जब तुम डांस करती हो तो तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे फेस पे अलग से दिखता है वो, मतलब यू आर दी हैप्पीएस्ट व्हेन यू डांस। तो वो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा रही कि हाँ, उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली जो शायद बाकी लोग एज अ वाइब लेते हैं, है ना। तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद में मुझे याद है कि मैंने कुछ टाइम तक डांस को तब भी सीरियसली नहीं लिया था, मैं बस नॉर्मली करती थी। मेरी एक आदत थी हमेशा से, अगर मुझे रात में नींद नहीं आ रही है तो मैं 3-4 बजे कभी भी डांस करना शुरू कर देती थी। तो दैट वाज लाइक माय हैबिट, अभी भी है, वो हमेशा से रही है। एक बार तो मेरा भाई, जब मेरे साथ में, हम साथ में सो रहे थे, तो मुझे रात में 3-4 बजे से कुछ हुआ मैंने डांस करना शुरू कर दिया। मेरा भाई उठ के देखता है, यू लाइक दीदी आर यू ओके? मैंने कहा हाँ हाँ डांस करिए, सो जा वापस। तो दैट वाज द टाइप ऑफ पैशन दैट आई हैड फॉर डांस उस टाइम पर भी। फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी मेरी जॉब के पर्पज़ से कुछ टाइम के लिए, एंड वहाँ पर मैंने टेरेस पे जाके डांस करना, और मतलब छुप छुप के डांस करना, जैसे रात में लोग देखते नहीं है ना नॉर्मली, तो चले गए टेरेस पे डांस करने के लिए। एक बार तो लिटरली ऐसा हो गया था कि अगले दिन वर्ल्ड डांस डे था, मुझे कोई रियलाइजेशन नहीं है इस बात का, और मैं रात को डांस कर रही हूँ, 12 बजे के बाद स्टार्ट हो गया था, और मैं डांस कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, बस मैं एंजॉय कर रही हूँ। बाद में मुझे पता चला था कि हाँ वर्ल्ड डांस डे है। ठीक है यार, नाइस, मतलब मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो अलाइन हो रहा है यूनिवर्सली मेरे पैशन से। उसके बाद में फिर मुझे शायद मेरी किसी फ्रेंड ने बोला था, या शायद घर से ही मुझे ऐसे बोला था पेरेंट्स ने, कि वीडियो बना के डालना शुरू कर, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, इंस्टाग्राम पे भी हर कोई रील बनाता है, अपने स्टेप्स डालता है, कोरियोग्राफी डालता है। तो नहीं ठीक है यार, मैं भी स्टार्ट करती हूँ, अपनी खुद की कोरियोग्राफी डालना स्टार्ट करती हूँ। आई हैड ज़ीरो नॉलेज ऑफ बेसिक्स, क्योंकि एक टाइम था 8th-9th में, जब मैंने स्टार्ट किया था डांस सीखना, हिप हॉप बेसिकली वेस्टर्न, तो मैं जाती थी शास्त्री नगर में डांस अकेडमी है, एम मॉडर्न डांस अकेडमी, वहाँ जाती थी मैं। वहाँ मेरा सर के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, एंड वहाँ पे एक्चुअली मैंने डांस सीखना शुरू कर दिया था, बट वो भी मैंने फिर छोड़ दिया। लाइक 2-3 महीने मैंने सीखा था, उसके बाद में क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में चली गई, बिजी हो गई, मैंने छोड़ दिया था फिर। बट बीच में आना जाना लगा रहता था। अच्छा। फिर जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपना, वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ऐसा हुआ था, मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो डिजिटल मार्केटिंग में थे, तो दे सेड कि इसकी अच्छी रीच आ सकती है, वी कैन हेल्प यू। अगर नहीं, मुझे ऑर्गेनिक रीच चाहिए, मतलब मुझे वो फेक व्यूज़ या फेक लाइक्स ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ यूट्यूब बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कोई भी प्लेटफॉर्म तुम्हारी इनऑर्गेनिक एक्टिविटी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो वो तो फिर तुम्हारा एल्गोरिथम से आउट ही हो जाएगा। बट मेरा फर्स्ट वीडियो पे जो रिस्पॉन्स था, मैंने उस पर किया था गला कर दी, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, उस पे, तो उसका जो अभी रिफ्रेश्ड वर्जन आया था ना, उस पे किया था। वो सबसे पहली कोरियोग्राफी थी मेरी, और सबसे मुझे उसके बाद वो किक मिल गई कि हाँ मैं यूट्यूब पे अपनी कोरियोग्राफी डालना स्टार्ट कर दूंगी। मेरा एक पर्सनल मैंने टैगलाइन बना ली थी, मीनल कीप डांसिंग, तो वो मेरा इंस्टा हैंडल भी है, मीनल कीप डांसिंग। वो मतलब मैं हमेशा हर वीडियो में एडिट करती थी खुद से, और उसमें डालती थी स्टार्टिंग में अपना नाम की कोरियोग्राफी डन बाय दिस, एंड नाम पूरा सॉन्ग का, एंड ऐसे करके। अच्छा। फिर उसके बाद में ऐसे ही चलता रहा, बहुत सारे वीडियोस मैंने डालने शुरू कर दिए। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी वही चीज़, सेम चीज़ करनी शुरू कर दी। फिर एक पॉइंट पे आई वाज जस्ट ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम,
और मुझे कोई आइडिया नहीं था एल्गोरिदम का। मैंने एक वीडियो पोस्ट की, जो वीडियो शूट हुई थी हमारी कॉलेज टाइम में, जब मैंने अपने जूनियर्स की फ्रेशर में डांस किया था। इट वाज अ मैशअप। वो मैशअप मैंने खुद बनाया था। मतलब मेरे को ना गानों को सुन के उनका मैशअप वगैरह बनाने का मुझे बहुत शौक है। तो वो मैं पर्सनली करती थी खुद के लिए कि हाँ ठीक है, अगर मुझे इस गाने पे डांस करना है, इस बीट तक है, तो इतना पोर्शन लेना है मुझे। इसके बाद एक होता है स्लो से फास्ट पेस में जाने का, तो मैं वो भी ध्यान रखती थी कि हाँ अगर ऑडियंस के सामने मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो पहले स्लो आएगा, फिर धीरे धीरे करके उसका पेस बढ़ेगा। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे। अब आई हैड नो क्लू कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, और मैंने बस कैजुअली अपलोड कर दिया, हैशटैग्स डाल दिए। थोड़ी देर में मैंने देखा उस पर ना लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। सो आई वॉज काम उस टाइम पर भी। आई वाज लाइक ठीक है यार, व्यूज़ ही तो आ रहे हैं, वो तो नॉर्मल आते ही हैं। क्योंकि उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था, एक मैंने वीडियो डाली थी, नॉर्मल वीडियो, उसमें क्या हुआ था, उसमें सेम चीज़ हुई थी, बट थोड़े टाइम के बाद, हाफ एन आवर के बाद, मैंने कैप्शन एडिट कर दिया उसका, तो वो एल्गोरिथम से हट गई। अच्छा। बाद में जब मैंने गूगल पे चेक किया, तब पता चला कि एज अ मार्केटर यू शुड नेवर एडिट योर कैप्शन। लिंक्डइन पे भी नहीं, और इस पे भी नहीं, इंस्टाग्राम पे भी नहीं। यूट्यूब पे तुम कर सकते हो, उसके कुछ वो नहीं होता, बट इंस्टाग्राम पे कैप्शन एडिट नहीं करना चाहिए। जैसे किया तो उसमें पता है क्या होता है, अभी मैं ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड की और मेरे को अच्छा कैप्शन नहीं आ रहा था, मैंने डाल दिया। फिर आके उसे लोग देखेंगे, ठीक है, देखते 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 फिर आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब तुम फेमस हो जाते हो, या फिर तुम्हारा जो कंटेंट होता है वो मैच्योर हो जाता है पहले से, ठीक है, तो तुम्हें खुद ही लगता है कि भाई क्या करें जो लिखा हुआ है, तो या तो वो पोस्ट आर्काइव होती हैं, या फिर वो एडिट होते हैं कैप्शन। सारी ऐसी पोस्ट मैं इतनी मतलब स्टूपिड चीज़ें करती थी। मतलब अगर मैं कोई कोरियोग्राफी डाल रही हूँ अपनी, तो मैं उस गाने के स्क्रीनशॉट को लेती थी, पीछे वो गाना लेती थी, एंड देन उसका छोटा सा वीडियो बना के डालती थी कि गाइस टुमारो माय कोरियोग्राफी इज गोना बी आउट। उसका कोई पॉइंट नहीं था। आई मीन वो कोई देख भी नहीं रहा है। तो हाँ, हम स्टूपिड चीज़ें करते हैं ऐसे। फिर मैंने अब वो सारी आर्काइव कर दी, क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं है, अब सिर्फ लोगों को तुम्हारा डांस देखना है, तो वो चीज़ है। खैर, ये पूरा डिस्कशन से तो मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ इस डिस्कशन पे कि अगर तुम प्रोफेशनली भी डांस नहीं सीखते थे, प्रोफेशनली से मेरा ये मतलब नहीं है कि जो गली में अंकल आंटी सिखा रहे होते हैं या भैया सिखा रहे होते हैं उनसे सीखना, बट जो टैग्ड डांसर्स हैं, उन पे टैग है कि हम डांसर्स हैं और हम कोरियोग्राफर्स हैं, ठीक है, अगर आपने उनसे डांस नहीं सीखा होता है और अगर तुम पैशनेट होते हो डांस को लेके, तो विद टाइम डांस सीख जाते हैं लोग, विद टाइम सीख जाते हैं। बट ऑब्वियसली एक तुम्हें ना बेसिक लेवल पता होना चाहिए हर चीज़ का। मतलब आप ऑब्वियसली जैसे क्लासिकल मैंने बताया कि आप बिना बेसिक्स के आप क्लासिकल नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही हिप हॉप हो गया, लिरिकल हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, ये सारे फॉर्म्स इसीलिए हैं क्योंकि दे हैव सर्टेन रूल्स। बट एक होता है फ्री स्टाइल बॉलीवुड, जिसमें तुम्हें मजा आता है, वो मेरा स्टाइल है, पर्सनली मैं वही करती हूँ। अब उसमें अगर तुम्हें अपनी लीग से हट के कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें एफर्ट्स भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, और तुम्हें वो स्किल सेट भी चाहिए कि हाँ अगर तुम वीडियो से भी देख के सीख रहे हो तो एटलीस्ट तुम वो चीज़ सेम करो। तो वो तो है, मतलब अगर तुम्हें प्रॉपर कोई स्टाइल करना है तुम्हें उसको सीखना ही पड़ेगा। और हमारा होता है बाराती वाला स्टाइल। हमारा नागिन डांस चल रहा है हमारा। मैं तो ऐसे ही डांस करता हूँ। हाँ, और ऐसे ही होना भी चाहिए। पूरी साल कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सीखा, लेकिन शादी में गए फिर 3 घंटे नाच रहे हैं और वहाँ पे क्या ही कर रहे हैं, वहाँ पे मैं ही रेवोटी जाऊँ, वहाँ पे तुम सब कुछ हो, और वो बेस्ट चीज़ होती है, पता है, क्योंकि जैसे मैं पर्सनली, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो एटलीस्ट म्यूजिक सुन के थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिल जाते हैं। जो लोग एकदम खड़े रहते हैं उसी जगह पे, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार गाने सुन के किसी को डांस करने का मन कैसे नहीं करेगा, थोड़ा तो करता ही है ना, मन में कहीं तो आएगा। कुछ लोग शायद भी होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो नहीं चाहते पब्लिकली अपने आप को उस तरह दिखाना, वो फिर बिहाइंड द सीन्स उनका अलग ग्रूव चल रहा होता है, या बाथरूम डांसर्स भी होते हैं, जैसे बाथरूम सिंगर्स होते हैं, तो वो अलग चीज़ है, मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगी। बट हाँ, मुझे पर्सनली वो लोग ज़्यादा पसंद है जो गाने सुनते अरे यार ये गाना देखा है, अरे यार ऐसे वाला, वही बाराती वाला। सही है। खैर, ये जो तुमने बोला शाय और इंट्रोवर्ट वाली चीज़ें, ये तो देखो कोई भी, अब जब तुम आर्ट फॉर्म करते हो तो इम्प्रूव होती ही हैं, कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके, ठीक है, जब तक मैं ये पॉडकास्टिंग नहीं करता था, जब तक मैं माइक पे नहीं आया था, तो उतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं था नए लोगों से बात करने में, या फिर कैमरा से मैं उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं था कैमरा पे, क्योंकि मैंने कभी भी कैमरा के सामने कुछ किया नहीं था। तो अल्टीमेटली जब वो चीज़ मैं करता गया तो वो चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ डांस के साथ भी 100% होती ही है, ठीक है। तो ऑन स्टेज एक्सपीरियंसेस तो काफ़ी मतलब वो कॉमन हो सकता है कि आपने ऑन स्टेज परफॉर्मेंस दी, ठीक है, और
उससे इम्पैक्ट आया कि आप एक्सट्रोवर्ट हो गए या आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। लेकिन ऑफ स्टेज भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, होते ही हैं कि आप ऑफ स्टेज आपको लगता है कि डांस की वजह से जो मेरी जनरल लाइफ है इसमें मेरा ऐसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वैसा कुछ फील करते हो? हाँ, वैसा भी है। मतलब ऑफ स्टेज इट्स लाइक एक बार तुम स्टेज पे चले गए ना, हाँ, तो तुम्हारे सामने हो सकता है 2 लोग हो सकता है 20 लोग हो सकता है 200 लोग हो, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे सामने कितने लोग हैं। बट मैं जब हमेशा स्टेज पे जाती थी, तो एक बार मैं स्टेज पे चली गई, उसके बाद में मैं देखती भी नहीं थी कि सामने कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि अगर तुम देखना शुरू कर दोगे तो तुम कॉन्शियस हो जाओगे, हाँ, फिर तुम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा होता था बहुत टाइम कि रिहर्सल के टाइम भी अगर हमें लोग देख रहे हैं, वी यूज टू गेट कॉन्शियस, तो वो नहीं करना होता है। एक बार स्टेज पे गए, समझ लो कि तुम्हारे सामने ना ऐसे फ्लावर्स है, सब नॉन लिविंग है, एंड यू जस्ट डू योर थिंग। जैसे कहते हैं ना कि डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग, तो वो वाला ही सीन करना होता है हमेशा। तो मैं जब स्टेज पे जाती थी, एक तो ना फ्लैश लाइट पड़ रही होती है मुंह पे, तो तुम्हें वैसे भी नहीं दिखता कुछ, तो तुम्हें सिर्फ अपने स्टेप समझ में आते हैं। बट हाँ, एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है कि आप जब ऑडियंस के सामने डांस कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं फेस पे। मतलब मुझे पर्सनली एज अ डांसर, जब तक मैं मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस ना करूं, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं हल्का सा भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा भी ज़्यादा कर देती हूँ, तो वो बहुत ओवर दिखता है मेरे फेस पे। तो मैं कोशिश करती हूँ काम डाउन करने की। तो हाँ, एक्सप्रेशंस पे इम्प्रूवमेंट आया है पहले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो अपने आप को। तुम्हारे फॉर्मेशंस जो तुम स्टेप्स कर रहे हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। स्टेज पे एज अ पर्सन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फॉर श्योर। रही बात आइस ब्रेक करने की या कम्युनिकेशन की, तो वो चीज़ शायद उतनी ना आए, क्योंकि एज अ डांसर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस कर रहे हो स्टेज पर। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू योर स्टेप्स। तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुल जाएगी फॉर श्योर, नो डाउट। तुम शायद मेट्रो में भी डांस करने लगे हो, जैसे आजकल लोग करते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। मत करो। मुझे पर्सनली मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत अलग चीज़ है। बट हाँ, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ही कम्युनिकेशन से, क्योंकि जेस्चर्स भी बहुत कुछ वो भी मैटर करते हैं ना, कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो किस जेस्चर के साथ कर रहा हूँ। अगर मैं किसी फॉर्मल कन्वर्सेशन में बैठा हुआ हूँ, तो मैं किस जेस्चर के साथ उनसे बात कर रहा हूँ, किस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर तुम्हें वो सेंस भी आता है, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन उस एस्पेक्ट से बहुत अच्छी होती चली जाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो डांसर्स होते हैं ना, उनका बॉडी लैंग्वेज तुम्हें देख के पता चल जाएगा। मैंने देखा है पर्सनली, जो मैं जानती हूँ, ऐसे डांसर्स होते हैं जिनको अगर तुम रूम में एंटर करेंगे ना, तुम्हें उनकी वाइब से पता चल जाएगा कि हाँ, ये डांसर है। वो कपड़े भी तो वैसे ही पहनता है। हाँ, एक तो होता है अटायर। अगर अटायर ना भी हो, तो उनकी, क्योंकि जो हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ग्रूव होता है। वो यार वो बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो उस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है, पता है। वो मेरे को ऐसा लगता है वो बैगेज बन गई है वो चीज़, अब वो उसको कैरी करते हैं, ठीक है। वो शायद नॉर्मल रह ही नहीं पाते हैं। ये मैंने सिर्फ डांसर्स के साथ नहीं देखा है, जो हिप हॉप कम्युनिटी में जो शायद रैप गा रहे हैं, या फिर कुछ भी हिप हॉप से रिलेटेड कर रहे हैं, डीजे कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी वो चीज़ आ जाती है। हाँ, वो रिफ्लेक्ट होती है वो चीज़ें, क्योंकि वो वैसा ही लिखते हैं, वैसा ही पढ़ते हैं, वैसा ही देखते हैं, तो बन जाते हैं यार वैसे। तो आदत हो जाती है ना, चलो आदत हो गई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि तुम्हारे खून में आ चुकी है वो चीज़। दूसरा होता है तुम जानबूझ के वो चीज़ कर रहे हो दिखाने के लिए, वो पता चलता है, लेकिन जान ब्रो ये वो अलग दिखता है, वो पता चल जाता है कि दिखता भी है और वो अच्छा भी नहीं लगता है ना, जनरली अच्छा भी नहीं लगता है। खैर, मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसा डांस वांस को फॉलो करता नहीं था आपसे कुछ टाइम पहले तक। मेरा जो सबसे पहला मैं जहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ था कि डांस क्या है, वो था DID शो, ठीक है। अच्छा याद दिला, है ना, वो DID शो था। तो मतलब वो मैं शो देखा जब तो मैं छोटा होता था, लेकिन अभी बहुत सारे डांस शोज जैसे होते हैं, तो कभी कभी, वैसे तो मैं रेगुलरली फॉलो नहीं करता हूँ, बट कभी टाइम मिल गया कोई, या फिर उसकी कोई रील आ गई, कोई क्लिप आ गई, तो वो देख ली, ठीक है। तो तुम्हें लगता है रियलिटी शोज जो होते हैं वो सच में रियल होते हैं? ये बहुत अच्छा पूछा है और अच्छा याद दिला दिया। क्योंकि ये पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी कि जो भी रियलिटी शो होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि तुम्हारे अंदर अगर बहुत अमेजिंग पावर है कि हाँ तुम कन्विंस कर लोगे सामने वाले को कि यार, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारी स्टोरी लाइन क्या है या तुम्हें TRP चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे पास टैलेंट है, टेक मी इन द शो, फिर तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऐसा होता है कि शोज फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि मैं खुद DID के ऑडिशन के लिए गई थी, और इट्स बिन व्हाट आई थिंक 6-7 years हो चुके हैं इस बात को।
मैं गई थी, अपने पापा के साथ गई थी। पापा ने पूरा डे ऑफ लिया था एंड ही वॉज काउंटिंग ऑन मी कि आई वॉज अ गुड डांसर। सो जैसे सब जाते हैं वैसे ही मैं चली गई। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, दिल्ली में ही थे ऑडिशंस, एंड वहाँ पे इतनी भीड़ थी लोगों की, और सबकी आंखों में ऐसे ना ड्रीम्स थे कि हाँ हम लोग तो हो ही जाएंगे आज सिलेक्ट। एंड एक से एक डांसर। मैं जब वहाँ पहुँची मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझसे भी बहुत बेटर बढ़िया डांसर्स हैं। एंड मैंने वहाँ जाके तो एकदम होप्स छोड़ दी कि नहीं यार मैं बहुत नॉर्मल डांस करती हूँ। मैंने एक दिन पहले रात को कोरियोग्राफी बनाई थी थोड़ी बहुत, ठगले वाला सॉन्ग था, उस पर मैंने थोड़ा बहुत बनाया एंड मैं बस चली गई कि चलो देख के आते, देखते हैं क्या है। जब मैं वहाँ पहुँची, मैं नो डाउट मैं वहाँ पे XDID कंटेस्टेंट्स को मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि हाँ दे आर एस्टैब्लिश्ड, कि हाँ वो लोग ऑडिशंस ले रहे हैं एंड ऑल दैट। और जब मैं ऑडिशन देने गई, मैं ऑडिशन देने के लिए वहाँ खड़ी हूँ, तब तक सब सही है, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है प्रॉपर कि हाँ मैं ऑडिशन के लिए। जैसे ही मैंने डांस करना स्टार्ट किया, जो ऑडिशन लेने के लिए बैठा है वो कहीं और देख रहा है, वो बिजी है, वो अपने फ़ोन में देख रहा है, वो ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि मैं क्या कर रही हूँ। और मुझे इतना ख़राब लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम किसी के लिए ऑडिशन दे रहे हो और वही बंदा तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा उस चीज़ के लिए, देख ही नहीं रहा है, तो तुम्हें कितना ख़राब लगेगा। इन दी एंड मेरा स्टेप्स भी ऐसे ही थे, नॉर्मल थे, एंड फिर करते करते मेरा कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो गया। मैंने किसी तरह से स्टेप्स कर लिए कि हाँ ठीक है, मतलब लेट्स जस्ट एंड दिस, एंड मैं बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तब मुझे रियलिटी पता चली। मतलब बाहर 2-3 लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो एक कोरियोग्राफर भी थे, उन्होंने अपने फ्रेंड को ये चीज़ बोली कि अरे आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, मैंने सब सॉर्ट आउट कर लिया है। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कि यार ऐसा भी होता है। फिर बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि जो कुछ जजेस होते हैं वो दे टेक मनी, दे चार्ज यू समथिंग इतना टू गेट यू इनटू द शो। तो वो सारी चीज़ें भी थी। पॉलिटिक्स बहुत है, मतलब अच्छी खासी। उस दिन के बाद से मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। आई नेवर गेव एनी ऑडिशन। उसके बाद में वन ऑफ माई फ्रेंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि उसका सिलेक्शन भी हो गया था। ही वॉज अ गुड डांसर, बेटर देन मी ऑब्वियसली। उसका सिलेक्शन हो गया, वो सबके साथ बैठा हुआ है, आई गेस वहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो देवर आस्किंग कि किसकी स्टोरी बेटर है, क्योंकि TRP उसी से आएगी। तो देवर आस्किंग एवरीबडी कि किसकी स्टोरी अच्छी है, किसकी ज़्यादा सैड स्टोरी है। तो उसकी तो कोई स्टोरी थी ही नहीं, इसलिए वो आउट हो गया उससे। तो यही सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। जब भी तुम उन रील्स को देखते हो ना, या फिर उन एपिसोड्स को देखते हो, तो तुम देखोगे कि यार सबके ही पापा रिक्शा चला रहे हैं, ये सबके है ना, ये सबके पापा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं एट खाने को बैठा हूँ, मुझे लग रहा है मैं एट खाऊंगा, लेकिन ठीक है यार, मतलब मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यार ऐसा हो नहीं सकता यार। हम खुद मजाक बनाते हैं उस चीज़ का, मतलब किसी का क्या ऑक्यूपेशन है, किसी के फैमिली में कौन क्या कर रहा है, दैट्स कम्प्लीटली अ सब्जेक्टिव थिंग, हम उस पर कभी कमेंट नहीं कर सकते। बट जब हर दूसरे बंदे की वही स्टोरी आ रही है, तो भी डाउट होता है कि यार हर किसी का इस तरह, तो फिर हम भी वही, मतलब वो वाली चीज आ जाती है ना यहाँ थोड़ा सा। ऐसा हो नहीं सकता ना कि जितने भी देश में अच्छा डांस कर रहे हैं सबके पापा लोअर मिडिल क्लास हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स अच्छी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब इट्स लाइक कि तुम उस बंदे की स्टोरी उसके घर पे जाके शूट करके आ रहे हो प्रॉपर तरीके से, एंड देन यू आर लाइक पोर्ट्रेइंग सब कुछ सामने। क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम टीवी पे वो चीज देख रहे हो, उससे पहले 3-4 स्क्रीनिंग टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो सब फिक्स्ड है। तुमने प्रॉपर जाके शूट किया है, उसकी स्टोरी दिखाई है लोगों के सामने। एक होता है कि तुम जेन्युइनली स्टोरी दिखा रहे हो ताकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस फील हो और वो फेमस हो, लोग उसको उस तरीके से देखें कि हाँ इसके बेटे ने या बेटी ने ये चीज़ करी है, विच इज़ अ कमेंडेबल थिंग। एक होता है कि तुम हर दूसरे तीसरे स्टोरी में यही दिखा रहे हो, और अब तो ये हर रियलिटी शो की कहानी हो गई है। मतलब मुझे उसमें पता है क्या होता है, रियलिटी शो में होता क्या है, मतलब जैसे जजेस बैठे हुए हैं, ठीक है, पहले उसकी स्टोरी प्ले करेंगे वो, ठीक है, पूरा प्लेबैक दिखाएंगे उसका कि ऐसा था, ये हुआ, वो हुआ, बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ तक पहुँच गए। फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि उस भाई पे कर्जा ना हो, वो होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर वो बताएगा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ऐसे ऐसे, फिर कहीं से पैसे लेके उठेगा उनमें से जो जज बैठे होंगे, कोई एक उठेगा, मैं नाम ले दूंगा तो विवाद हो जाएगा ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैंने देखा है वो उठेंगे और ठीक है, आज से तेरी एजुकेशन, तेरा पढ़ाई का खर्चा, सब चीज मैं स्पॉन्सर करता हूँ। भाई तुम्हें करना है, तुम ऑफ स्क्रीन करो ना, तुम ये चीज तुम टीवी पे क्यों डालते हो, ठीक है। तुम फिर कौन देखने जा रहा है बाद में कि तुमने स्पॉन्सर किया भी है कि नहीं किया है। मेरे को ऐसा लगता है ना, जब तुम ये सारी चीजें करने लगते हो, तुम बहुत सारी चीजें समझते हो। मैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, इसको ऑब्वियसली हम भी इसको एडिट करते हैं, हम भी कुछ चीज़ें ट्रिम करते हैं, कुछ आगे पीछे करते हैं सीक्वेंसेस को। अल्टीमेटली हमको भी
वो विजुअली इतना इंटरेक्टिव बनाना पड़ता है कि जब कोई उसको देखे तो वो अच्छा दिखे, बट अप टू अ सर्टेन अमाउंट। ट्रिम कर देना। ठीक है नहीं कुछ ट्रिम नहीं है भाई, सब रो है हमारे यहाँ, कुछ ट्रिम नहीं होता है ठीक है, तो अप टू अ सर्टेन अमाउंट। लेकिन उसके बाद अगर मैं इतना ओवर कर दूं कि मैं जो तुमसे सुनना चाहता हूँ वो भी मैं बता के सुन रहा हूँ तुमसे, हाँ। वो अच्छा नहीं लगता है। कि हाँ क्यों दे रहा हो हर चीज पे कि यार हाँ। अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, वो तो फिर मतलब पॉइंट नहीं रहता। वो इतना ऑथेंटिक तो होना चाहिए यार कि वो मेरे को बिल्कुल ही फेक ना लग रहा हो। क्योंकि तुम देखो ना, कोई भी मदर्स डे होगा तो उसकी मम्मी आ जाएंगी आउट ऑफ नोवेयर, वो डांस कर रहा है पीछे से आके उसे गले लगा लिया, वो भी भाई कितना फेक कर रहे हो यार सबसे बड़ी बात है उन्हें पता होता है भाई। हाँ कि हाँ अब मम्मी आने वाली है यार ठीक है, अब जैसे हसल शो के बारे में बात कर रहा था मैं, तो उसका मैंने जितने भी लोगों से पूछा कि जैसे मतलब उनका पूरा काफ़ी सारे लोग हैं जो खुद हसल पे नहीं गए हैं, बट उन्हीं के सर्कल से कुछ लोग हसल पे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका तो वो साइफर्स वगैरह करते हैं तो पूरा ग्रुप वो एक साथ ही रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि जब हसल जो शो है ना, उस पर एक बार ही टेस्ट किया जाता है, जो लाइव परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं वो होती लाइव ही है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्लेबैक कोई गाना है और उस पर आगे आके आर्टिस्ट जो है बस उसको मिमिक कर रहा है गाने को, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ वो लोग भी क्या करते हैं, रिहर्स करते हैं उसको। जैसे एक दिन पहले रिहर्स करेंगे, फिर पूरे सेट के साथ रिहर्स करेंगे, फिर अपने कॉस्ट्यूम के साथ रिहर्स करेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल रिहर्सल के बाद फिर वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको परफॉर्म करता है। इसलिए ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वो, तुम ये देखोगे कि 99% या 97% टाइम वो फंबल नहीं कर रहे हैं। बट जो रैप जैसा जोनर जब तुम उसे परफॉर्म करो लाइव, हाँ। ठीक है, वो भी टीवी पे, वो फंबल होगा ही होगा। ठीक है, तो वैसे वो लाइव परफॉर्मेंस में वो दिखा भी देते हैं, कोई कोई कंटेस्टेंट जैसे करता है। लेकिन ये जो डांस शोज होते हैं ना यार, ये तो इनकी सारी, तुम एक चीज और देखो, इनकी ना सारी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं अनटिल अनलेस वो एलिमिनेशन एपिसोड नहीं है, उसको क्रिस्प नहीं बनाया हुआ है ना, कोई क्रिस्प एपिसोड नहीं होगा, तो उनकी सारी परफॉर्मेंस बैंग ऑन एकदम कैसे हो जाता है यार वो। और जैसे ही वो बंदा एलिमिनेट होने वाला है, वो उससे जस्ट एक दिन पहले खराब परफॉर्मेंस देगा, वो फंबल करेगा। और वोटिंग्स तो खैर मैं वोटिंग चीज़ों में जाने नहीं चाहती कि वोटिंग लाइन्स खुल चुकी है, वोट करो, कोई वोट नहीं करता। हाँ, मैंने आज तक नहीं किया है, ये ये मैं पूछना चाह रहा हूँ यार। तुम तुम्हारी कम्युनिटी में लोग करते हैं? कोई हमने करता है कोई यार। नहीं करता है। मतलब कितना ही अच्छा डांसर हो, मैं कहती हूँ ये जियो सिनेमा वगैरह, हाँ, जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, उस पे जो वोट करने का उन्होंने प्रोसीजर रखा है, वो फिर भी हैंडी है, वो हाथ में फोन है, तो तुम उसको इजीली कर सकते हो। ये लोग जो टीवी पे बताते थे इस नंबर पे SMS करो, नाम लिख के करो, भाई वो हो नहीं सकता ना, नहीं हो सकता, वो कोई नहीं करता। तो कौन इतना दिमाग मारेगा, कौन दे रहा है उन्हें वोट? स्क्रिप्टेड होता है भाई बस, जो जजेस ने मार्क्स दे दिए उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हाँ ठीक है, हाँ ये अच्छा कर रहा है, इसको आगे रखो, एंड वो ही चीज़ है। सबको बस अच्छी स्टोरी चाहिए, बस सबको वो चीज़ है। तो हिप हॉप इंडिया आया तो उसमें बीच में सुशांत खत्री ने ये बोला कि लिरिकल भी हिप हॉप का पार्ट है। नहीं है भाई, वो हिप हॉप इज़ अ डिफरेंट जॉनरा, लिरिकल इज़ डिफरेंट, कंटेम्प्रेरी इज़ डिफरेंट। तुम उनको अलग अलग नाम तुमने इसलिए दिए है ना क्योंकि वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तुम सबको एक में मर्ज कर दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द शो, तो वो नहीं है अच्छा। क्योंकि हिप हॉप इंडिया में बहुत सारे ऐसे डांसर्स आए थे जो थे ही नहीं, जो मेन स्ट्रीम डांसर्स हैं, जो अपने बैटल ग्राउंड के है ही नहीं, जो अंडरग्राउंड बैटल्स करते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे थे जो जिन्हें तुमने पहले देखा होगा। ये भी एक चीज़ है कि बहुत सारे डांसर्स तुम्हें दूसरे रियलिटी शो से जंप करके कमिंग रियलिटी शोज में दिख जाते होंगे, है ना, यार तो पहले भी देखा है। तो अब जब तुम्हें सब कुछ इतना एविडेंटली दिख रहा है कि यार ये सब स्क्रिप्टेड ही तो है, मतलब तुम इसमें क्या ऑथेंटिसिटी दिखा सकते हो सामने से। और ये भी देखा होगा कि जो फनी इंसिडेंट्स होते हैं, जो फनी डांसर्स होते हैं जिन्हें आप मेन स्टेज पे बुलाते हो, वो भी बस TRP के लिए होते हैं कि यार इसका डांस देखिए कितना बेकार डांस कर रहा है, उसे सिलेक्ट नहीं करते ये लोग। वो जानबूझ के होता है, वो भी उसको भी उस लेवल तक लेकर के आए ना कि हाँ बस मजाक मस्ती के लिए दिखा दिया, वो वाली चीज़ सब फेक है। तो तुम इसको रियलिटी शो नाम ही क्यों दे रहे हो? हाँ, तो जैसे तुमने बताया अंडरग्राउंड बैटल्स, इस चीज़ में भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि एक डांसर है, आप तुम जानती हो नहीं जानती हो पता नहीं, हेक्टिक द बैड ट्विन, ठीक है, उनका मैंने देखा था यूट्यूब पे, वो इनका जज शोकेस करके कोई वीडियो थी, उन्होंने कहीं जज किया होगा तो उन्होंने डांस किया, तो मैंने उनको वहाँ से देखा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने और देखा उन्हें, वो ना बेसिकली वो करते क्रम्प, क्रम्प स्टाइल, तो वो बहुत नया था, वो मैंने कभी टीवी पे नहीं देखा था, वो मैंने कहीं रील पे नहीं देखा था, तो मैंने उन्हें देखा तो मेरे को लगा यार ये तो अलग सा डांस है, ठीक है। और उसको उस लेवल पे एक्सेप्टेंस मिल भी नहीं रही थी। उनका कमेंट सेक्शन में देख रहा था ना, तो लोग लिख रहे थे कि ये क्या डांस है, ये इससे कौन डांस बोलता है, अब कोई भी आके डांस करेगा क्या, ये सब। लेकिन फिर मैंने देखा यार उन्होंने इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया हुआ था इंडिया को,
महाराष्ट्र का कोई उस टाइम पे उनका वो होता था, क्या बोलते हो आप लोग ग्रुप को अपने को, जो ग्रुप्स होते हैं, जो डांस ग्रुप होते हैं, क्रू, हाँ, तो उनका क्रू हुआ करता था, फेमस क्रू करके, फेमस क्रूज। हाँ, वो जो फेमस क्रू था उसी में डांसर थे वो। फिर मैंने उनको देखा, उनके बैटल्स देखे, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि बैटल हुआ और वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके आए इंडिया को, बट मैंने कहीं भी वो रैंडमली मेरे सामने आए थे, मेरे को पता नहीं था, मैं इस वजह से उन्हें देखने नहीं गया था कि उनको वो रिकग्निशन मिली हो। तो ऐसा क्यों होता है कि तुम लोग इंटरनेशनली भी जा रहे हो, बैटल्स हो रहे हैं, बट रिकग्निशन नहीं है? तो उस पर क्या लगता है? मैं तो इंटरनेशनली गई थी, बट मैंने ये चीज़ देखी है, मैं हर रियलिटी शो मैंने फॉलो किया है, चाहे वो कोई सा भी हो, डांस इंडिया डांस हो गया, डांस प्लस हो गया, और भी बहुत सारे, इंडियाज बेस्ट डांसर हो गया, छोटा लिटिल मास्टर हो गया। तो मैंने डांस रियलिटी शो सारे देखे हैं, और उन सब में मैंने एक चीज़ कॉमन है कि जो भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको रिकग्निशन मिल रहा है, बट उसी स्टेज पे मिल रहा है, डांस रियलिटी शोज में मिल रहा है। वहाँ आकर के तब जब वो आ रहा है एज अ क्रू परफॉर्म करने के लिए, तब आप थोड़ा बहुत बता देते हो कि हाँ इन्होंने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, बट वो चीज़ इतना खुल के आती नहीं है। अभी भी अंडरग्राउंड का सीन इतना सॉलिड है कि अगर वो सही में मेन स्ट्रीम डांसर से कम्पीट करने लग जाए, दे विल नॉट सर्वाइव। मतलब अंडरग्राउंड के आगे पीपल विल एक्चुअली नॉट सर्वाइव, क्योंकि वो इतना अच्छा करते हैं। आई थिंक इसमें कहीं ना उनकी खुद की भी एक वो है, सिक्योरिटी चीज़ है, कि मतलब अगर हम हर चीज़ दुनिया को दिखाने लग जाएंगे तो लोग जज भी बहुत जल्दी करते हैं। जैसे तुमने बोला कि कोई भी अनकन्वेंशनल चीज़ को ना जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको टाइम लगता है जब तक कि लोग उसे बड़े लेवल पे रिकॉग्नाइज ना करना शुरू कर दें। कि जैसे जो मैंने तुम्हें अपनी रील के बारे में बताया था कि जब मैंने डाली थी तब तक सही था, जब तक कि वो नॉर्मल व्यूज़ में काउंट हो रही थी। जैसे उसमें मिलियन में व्यूज़ आए तब लगा सबको कि हाँ कुछ हुआ है। और हम लोगों के अंदर ये बहुत बुरी एक आदत है कि हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ मैंने देखी है, जब हमारा फ्रेंड बहुत फेमस हो जाता है तब हम जाकर के उसे सपोर्ट करना शुरू करते हैं कि यार तू मेरा भाई है कि मैं शॉट ले लूँगा मैं लोगों पे अब। हाँ, तो मतलब वो चीज़ है कि अगर तुम, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में स्टार्टिंग से लगता है कि हाँ ऐसे पोटेंशियल है, इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है, और ये चीज़ सिर्फ फ्रेंड्स में नहीं है, ये इंडियन लेवल पर है कि हाँ ऑडियंस के अंदर ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जब तुम्हें दिख गया कि हाँ इसे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर एक टैग आ गया कि हाँ नाउ ही इज़ अ गुड डांसर, नाउ ही हैज़ समथिंग इन इट, है ना, ऐसे वाला कि तुमने इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया। बट अभी भी डांस को एज एन आर्ट वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है अभी तक भी कि यार ही इज़ अ डांसर या शी इज़ अ डांसर। आई टेल यू, अभी रिसेंटली भी ऐसा होता है मेरे पास, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है कि वी नीड अ डांसर फॉर अ 5-year-old किड, है ना, सो दे डोंट रिस्पेक्ट इन दैट वे कि हाँ हमें एक डांस टीचर चाहिए। आई डोंट नो कि हाँ बहुत सारे लोग होंगे जो रिस्पेक्ट करते होंगे फॉर श्योर, बट मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, दे ट्रीट यू एज दे हैव ओन्ड यू, दे डोंट ट्रीट यू कि हाँ तुम एक इंसान हो। दे विल बी लाइक हाँ हम इसे पे कर रहे हैं, अच्छा सिर्फ डांस ही तो है, डांसर ही तो है, मतलब वो वाली चीज़ आती है उसके अंदर। वी एज अ डांसर टेक वेरी मच प्राउड कि हाँ हम डांस करते हैं, और हर कोई डांस नहीं कर पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर तुम डांस कर रहे हो और अच्छा डांस कर रहे हो तो इट्स एन आर्ट, ठीक है, बट सामने वाला तुम्हें उस तरीके से नहीं देखता। अब तुम सोच लो, फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे हो ऐसी कहीं पे घूमने के लिए एंड तुम किसी को डांस करते हुए देख लो, अगर वो नॉर्मल डांस कर रहा है ना जो तुमने पहले देखा हुआ है, तुम शायद उसको थोड़ी देर देखो और तुम आगे चले जाओ। पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बट अगर कुछ वो ऐसा कर दे जिसे देख के लगे यार शेडी तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, तब तुम उसे देखोगे, तुम उसको शूट भी करोगे, तुम उसको डालोगे भी स्टोरी पर। तो वही चीज़ है कि कुछ अनकन्वेंशनल जब तक हाइप क्रिएट नहीं होती है ना, उसकी हाइप क्रिएट नहीं होती है, तब तक लोगों की नज़र में वो नहीं आता है। जैसे राघव जुआल जो क्रॉकरोज, उसका भी मैंने देखा था कि जब वो स्लोमो स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, बाद में धीरे धीरे करके जब वो चीज़, आज भी लोग उस चीज़ को बहुत यूनिक मानते हैं, आज भी बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते स्लोमो उतना एफिशिएंटली जितना वो करता है हमेशा। तो वही चीज़ है कि टाइम लगता है, हर चीज़ को ब्रेक होने में टाइम लगता है। आप किसी को न्यू कॉन्सेप्ट भी समझाते हो ना तो उसे एकदम से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले कभी वो चीज़ पढ़ी ही नहीं। हाँ। उसके सराउंडिंग्स में, उसके लोगों में, उसके फ्रेंड्स में वो बात ही नहीं हुई कभी। तो जब आप उसको धीरे धीरे करके वो चीज़, जैसे हम कभी अपने घर में अगर अपने मम्मी पापा को कोई चीज़ के लिए हमें मनवाना होता है तो हम एकदम जाके नहीं बोलते हैं कि हमें कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए फॉर एग्जांपल, या स्कूटी चाहिए।
हम धीरे धीरे करके उन्हें बताते हैं कि पता है अब मैंने ड्राइविंग सीख लिया है। अब हम उन्हें एक तरीके से कंडीशन करते हैं उस एनवायरनमेंट में, धीरे धीरे लाते हैं। तो इट्स लाइक दैट, अगर एकदम से तुम कोई चीज़ सामने रखोगे वो आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो पावर नहीं होती कि वो एकदम से शॉक एक्सेप्ट कर ले किसी भी चीज़ का। तो वो चीज़ है, वो विद टाइम आता है। नहीं, ये चीज़ मैंने देखी है, तुमने देखा हो तो एक बस्किंग करके कॉन्सेप्ट है जो है ना, जो डांस में है कि लोग स्ट्रीट्स पे आके डांस कर रहे हैं और मतलब वो डिमांड नहीं कर रहे हैं उसको, है ना, कि वो डिमांड नहीं कर रहे हैं कि तुम उन्हें पैसा दो, बस वो रखा होता है हैट और वो डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं और इफ़ यू वांट तो तुम उनको कुछ दे सकते हो, वो तुम्हारा मन है उसमें। लेकिन एक बस्कमैन करके काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, इंडिया में भी आया था। हाँ, वो मैं पता नहीं, देखा नहीं है मैंने, वहाँ नहीं देखा है मैंने, उनको रील पे ही देखा था। तो वो रील पे भी मैंने, मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उनको रील पे उनके डांस की वजह से नहीं देखा। एक इंसिडेंट हुआ था कि वो डांस कर रहे थे और उन्हें ठीक हटाया है, गया था और उनको हटाया था पुलिस ने, उनको अच्छे से नहीं हटाया था, मतलब वो काफ़ी ख़राब ट्रीट किया था, शायद मारा भी था उनको। राइट। तो वो उसके लिए कुछ जस्टिस वगैरह डिमांड कर रहे थे। तो कुछ जैसे आप डांस करती हो तो ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स डांस करते थे, तो उन्होंने वो उस कम्युनिटी के उस होते हुए उन्होंने वो स्टोरी पोस्ट की थी, तो मैंने वो वहाँ पे देखा था। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल देखी वो करते क्या, तो फिर मैं अभी बस्किंग से इंट्रोड्यूस हुआ। फिर मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा था ऐसा कि क्या है ये, कुछ वैसी आर्ट फॉर्म नहीं है। बट अल्टीमेटली फिर जब तुमने देखा, फिर अगर तुम उसको ध्यान से एनालाइज करो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी डेप्थ है उस आर्ट फॉर्म में, ठीक। बिल्कुल। तो वही है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। प्लस मेरे को ये लगता है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम, जो जनरल व्यू से मैं बताता हूँ आपको, एक जनरलाइज्ड व्यू देता हूँ जो हम एज अ ऑडियंस हमको लगता है। आपका जो प्रोफेशन है ना वो ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है। आपके जो फेमस डांसर्स भी हैं, जो आप मेन स्ट्रीम डांसर जिनको बोलते हो ना, वो फुल टाइम डांसर्स नहीं है। वो मेन स्ट्रीम इसलिए हैं क्योंकि वो या तो वो किसी शो में जज हैं, या फिर वो किसी शो में होस्ट हैं, या फिर वो अब एक्टिंग भी करते हैं, या फिर वो इंटरनेट पे कॉमेडी भी करते हैं। वो कुछ ना कुछ साइड में ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनको वो रेलेवेंस मिलती है। राइट। और उनका खुद का पैशन अभी ऐसा हो गया है कि मेरे पास रेलेवेंस इस ऑडियंस की है, चलो मैं इनको डांस भी दिखाता हूँ। होता है ठीक है, बिल्कुल। है ना? आप अगर यूट्यूब पे चले जाओ, हाँ, किसी भी सॉन्ग के नीचे क्रेडिट्स में देखना, कोरियोग्राफर का नाम नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता। प्लस हाँ ये भी जैसे कि गोस्ट राइटिंग भी होती है, म्यूजिक में भी होती है वो। और यहाँ पे तो मेरे को लगता है सभी ऐसा होता है, क्योंकि जब कोई मूवी रिलीज हुई, ठीक है, क्रेडिट्स चेक करने की तो हमारे यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि हमारी ऑडियंस ऐसी है कि वो क्रेडिट्स चेक करती है कि किसी वीडियो के क्रेडिट्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम लिख भी दें कि ये वीडियो मैंने नहीं, चंद्रदीप ने एडिट किया है, तो उसको वैसे भी कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। वो जिस दिन मुझसे मिलेंगे ना पर्सनली, मुझसे ही पूछेंगे भाई आपकी कोई टीम है क्या, आप खुद एडिट करते हो क्या? तो वो क्रेडिट्स देखने का तो है ही नहीं कल्चर, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन साथ में ये भी होता है ना कि एक बहुत अच्छा पीस था जिस पर ऋतिक रोशन ने डांस किया, लेकिन वो ऋतिक रोशन ने कोरियोग्राफ नहीं किया था। राइट। वो किसने कोरियोग्राफ किया था वो कभी जनरल व्यू में आता ही नहीं है। वो आपको पता होगा क्योंकि आप उस कम्युनिटी से रिलेटेड हो, हाँ। ठीक है। आपकी पूरी कम्युनिटी में शायद वो बात होगी कि भाई वो इतना अच्छा कोरियोग्राफर है कि उसने ऋतिक रोशन को ऐसा डांस करा। राइट। बट वो इतना अच्छा डांस होने के बाद भी, आपका टैलेंट आने के बाद भी फेमस कौन होता है? ऋतिक रोशन। आप लोग आ नहीं पाते हो। तो मेरे को वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है डांस वाला जो ये है। तो उसी की वजह से मेरे को ऐसा लगता है, जो मैं देखो मैं टेक्निकल नहीं हो सकता क्योंकि आई एम नॉट अ डांसर, बट मेरे को ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस की जो लैक करता है वो ये करता है। तो अगर कोई चीज़ आप ऐसा सोल्यूशन बोल सकते हो उसको, ठीक है, आप किसी तरीके से ये चीज़ ब्रेक कर दो कि आप कर रहे हो तो आपका जो आर्ट पीस है वो लोगों के सामने उसी तरीके से प्रेजेंट हो कि भाई वो आर्ट पीस पे परफॉर्म कोई भी करता हो, आर्ट पीस मेरा है, ठीक है। तो शायद आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा। इसमें दो चीजें हैं। हाँ। पहली चीज तो ये कि यू हैव हर्ड ऑफ फराह खान, राइट? हाँ। वो कोरियोग्राफर है, डायरेक्टर भी है, ठीक है। अभी मैं कल ही देख रही थी झलक दिखला जा, तो उसमें एक सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट थे, उन्होंने एक गाने पे परफॉर्म किया, जिंगाट, ठीक है, उसका जो मूवी है धड़क मूवी का, उस पे उसका जो हुक स्टेप है वो फराह खान ने कोरियोग्राफ किया है। बट ये बात वहाँ पे किसी को नहीं पता, इवन मलाइका अरोड़ा जो बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उन्हें भी नहीं पता। सो वो इतनी फेमस होने के बाद भी अपने स्टेप्स, अपने हुक स्टेप्स, मतलब लिटरली उनके हुक स्टेप्स वहाँ पे लोग सोच देख देख के वो हो रहे थे कि अच्छा ये भी तुमने किया, ये भी तुमने किया है। तो वो इतनी बड़े लेवल पे पहुँचने के बाद भी उनके हुक स्टेप्स लोगों को पता ही नहीं है कि वो फराह खान ने कोरियोग्राफ किया है ना। सो एक होता है कि जो ना तुम बिहाइंड द स्क्रीन जो परफॉर्म कर रहा होता है ना, लोग नहीं जान पाते हैं उसके बारे में। तो अभी क्या होने लग गया है, रिसेंटली मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे जो कोरियोग्राफर रील बनाते हैं ना, अगर उनकी रील वायरल हो रही है, फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग है किनी किनी, है ना, दिलजीत दोसांझ का है, तो उस पे अब एक
सेट ऑफ पीपल हैं जो सेम स्टेप्स कर रहे हैं और वो मुझे पता है कि किस कोरियोग्राफर की है वो कोरियोग्राफी। तो अभी रिसेंटली उसने क्या किया कि उसे पता चल गया, एक तो ना पता भी जल्दी से नहीं चलता है कि वायरल हुई है कोई चीज़, वो जब बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना कोई चीज़ तब पता चलता है कि हाँ यार ये लोग मेरा कॉपी कर रहे हैं स्टेप। तो उसने क्या किया, एक और वीडियो बनाई और उसने ऊपर लिखा कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस रील गो वायरल, दिस इज़ आवर कोरियोग्राफी। तब जाकर के लोगों को एक्चुअली में पता चला कि हाँ ये इसकी कोरियोग्राफी है। तो इट्स हाई टाइम, मुझे ऐसा लगता है सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आपको जो भी आप कर रहे हो ना उसकी क्रेडिबिलिटी आपको खुद ही लोगों को बतानी पड़ेगी। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा था। लोग हमारे इंडियन कल्चर में क्या है ना, हम लोग बहुत हम्बल है, हम लोग ना आगे से बढ़ के नहीं दिखाते हैं कि यार ये मैंने किया है, क्योंकि सब समझते हैं कि यार ये कितना ईगो है इसमें, कि यार ये कितना प्राउड ही है अपने आप को लेकर के कि यार ये इसने किया, ये बता रहा है ये चीज़। बट अब वो टाइम आ गया है क्योंकि सोशल मीडिया जैसे जैसे बहुत ज़्यादा सबके पास अब सोशल मीडिया है, एवरी पर्सन हैज़ अ फोन, एवरी पर्सन हैज़ एन ओपिनियन। तो वो सोचेगा भी नहीं एक सेकंड भी, लिखने से पहले सोचेगा भी नहीं। मैं खुद बता रही हूँ, जब मेरी एक रील जो वायरल हुई थी उस पर लोग लिटरली स्केलेटन का GIF भेज रहे हैं और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा लिटरली, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भी थे। तो मुझे ये पता था कि हाँ ठीक है, अगर इतने लोग गलत कमेंट कर रहे हैं तो इतने लोग हैं जो सपोर्ट में भी हैं। तो आई वॉज लाइक ठीक है फाइन। बट आप उन लोगों का सोचो कि जो तुरंत ऐसे सोचते भी नहीं है। अब जैसे एक रील बहुत वायरल होती है मोए मोए, बहुत मतलब सब लोगों को पसंद आती है कि अरे यार ये करके दे दो, बट सामने वाले के तो हाथ ही नहीं है। तुम्हें वो बहुत फ़नी लग रहा है, बट तुम ये सोचो ना कि जिसके एक्चुअली में नहीं है हाथ पैर, जो हैंडीकैप्ड है, चैलेंज है फिजिकली, उसके लिए कितना बड़ा वो है कि अगर वो ये चीज़ देख रहा है तो उसे कितना हर्ट होगा। तो हम लोग ना बहुत जल्दी एक्शन लेने लग गए हैं क्योंकि हम सबके पास एक ओपिनियन है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हर आर्टिस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही और शी डज, वो आकर के अपना आर्ट पीस सामने रखे कि ये मैंने किया है। क्योंकि अगर तुम नहीं रखोगे तो सामने वाला 2 मिनट में कॉपी कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ कहाँ से कहाँ वायरल हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसी ऐसी रील्स बनती हैं, उसकी कॉपी बन जाती है एंड फिर बेचारा ओनर कुछ नहीं कर पाता। कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करने के लिए कमेंट कर देते हैं कि यार कॉपी मार दिया तूने। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, एक कॉपीराइट का इशू भी आ जाता है। पीपल व्हाट पीपल कैन डू, वो अपनी आर्ट फॉर्म को या तो कॉपीराइट के थ्रू वो करवा सकते हैं कि हाँ ये मेरा पीस है। अगर उनके कोई लॉयर हैं, फ्रेंड्स हैं जो दे आर इनटू, इफ़ दे आर प्रैक्टिसिंग लॉयर एज अ प्रोफेशन, सो वो चाहे तो उनकी हेल्प से अपनी आर्ट फॉर्म को उसका कॉपीराइट बनवा सकते हैं। दैट कैन बी डन। मुझे नहीं पता डांस के लिए पॉसिबल है या नहीं, बट फॉर सम आर्ट फॉर्म्स इट्स रियली पॉसिबल। फॉर स्टैंड अप इट्स पॉसिबल, फॉर थिएटर इट्स पॉसिबल। बट हाँ, डांस के लिए आई थिंक अभी भी हमें वही पुराना कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी कोरियोग्राफी है। लेकिन यही है बस, सबसे बड़ा लूप होल ही है। ये क्रैक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा लोगों को ना। जैसे शहजान खान की जो रील वायरल हुई, शहजान खान अपने स्टेप्स की वजह से वायरल हुआ। उससे पहले भी ही वॉज परफॉर्मिंग दो सेम स्टेप्स, ठीक है, और वो कितने टाइम से डांस कर रहा है लोगों को पता भी नहीं है ना। कितने टाइम से लोग डांस कर रहे हैं। वो सेम स्टूडियो में जिसमें उसने 1000 लोगों को, 500 लोगों को, या फॉर एग्जांपल 1500 ज़्यादा हो गया, 100 या 200 लोगों को उसने सिखाया होगा। उसी स्टूडियो में वो 2 साल पहले 2 या 3 लोगों को सिखा रहा था। बट उसके कुछ एल्गोरिदम की वजह से, या आप कह सकते हो कि कोरियोग्राफी की वजह से, एंड वो जो हाइप क्रिएट हुई ना कि यार ये बंदा कुछ ऐसा करता है जो ही रिस्पेक्ट गर्ल्स, मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें ना ऐड होती चली गई। कोरियोग्राफी तो थी ही, गाना वायरल हो गया, स्टेप्स वायरल हो गए, एंड उसकी वजह से वो आज अब्रॉड में सेम चीज़ कर रहा है। उसने कितनी जगह सेम वर्कशॉप कर दी होगी, मतलब कितनी बार सेम स्टेप्स उसने कर दिए। लिटरली उसके जो क्रू मेंबर्स हैं 50 बार तो उन्होंने सेम गाने पे सेम स्टेप्स कितनी बार कर दिए हैं। तो अब लिटरली अगर मैं आपको इस समय वो करके दिखा दूँगी कि हाँ वो वाला स्टेप है, यू विल ईजिली गेट टू नो कि हाँ ये शहजान खान ने किया है। तो या तो पॉपुलैरिटी इस लेवल की हो कि भाई सामने वाले ने स्टेप करके दिखा दिया। अब अगर तुम ये वाला स्टेप करके बता दो तो मैं पता है ऋतिक रोशन का है, बट ये ऋतिक रोशन का नहीं है, ये उस कोरियोग्राफर का है जिसने सिखाया है भाई। तो अगर वो कोरियोग्राफर ही आकर के वो चीज़ सामने से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाते हैं कुछ कोरियोग्राफर, बट जिनके पास पॉसिबिलिटी है वो आए सामने और वो ये चीज़ बोले कि हाँ ये मेरा है। अच्छा, जैसे तुमने बताया वर्कशॉप्स, तो बेसिकली डांसर लोग जो होते हैं फेमस होने के बाद
फेमस होने से पहले तो मुझे पता नहीं होता भी होगा या नहीं होता होगा, बट अल्टीमेटली तुम लोग जैसे फेमस हो जाते हो तो पैसा बना पाते हैं डांसर्स? यार ये ना बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, फेमस होने से पहले भी आप वर्कशॉप्स दे रहे होते हो, बट वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे होता है, क्योंकि हाँ। आप फेमस नहीं हो, आपके लोकेलिटी में वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग आपको जानते हैं। अब जैसे अगर मैं अपना स्टूडियो खोलती हूँ, मैं फेमस नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली सिर्फ मेरे फ्रेंड सर्कल में या जो मेरे नोन में है या जो मुझे एक्चुअली जानते हैं वो लोग आएंगे, वो धीरे धीरे रेफरेंस ग्रुप के थ्रू लोगों को पता चलेगा। वो एक वर्कशॉप का टाइप है। दूसरा कि मैं फेमस हो गई, हाँ। या जैसे कि बहुत सारे कोरियोग्राफर जो फेमस हो गए हैं, अब वो ट्रैवल कर रहे हैं, अब वो सिटी सिटी जा रहे हैं ना, बैंगलोर में ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने नाम से, वो अपनी कोरियोग्राफी से पैसा बना रहे हैं, लिटरली बना रहे हैं, ठीक है। शहजान ने, मैंने लाइव एग्जांपल दिया कि उसने लिटरली यहाँ से यहाँ वो एकदम से पहुँचा, एंड अब वो पहुँच गया तो ही हैज़ टू मेंटेन दैट लेवल एज वेल, क्योंकि ये कोरियोग्राफी हो गई, अब इसके बाद क्या? हाँ। पीपल, लोग उसको जानते हैं कि लॉन्ग द लश्कारा गाय के नाम से, लॉन्ग गाय के नाम से, है ना। इसके बाद क्या? तो वो कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है कि आपको लोगों के माइंड में रहना है 24 घंटे, क्योंकि जो सामने नहीं है वो माइंड में भी नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो वाला हिसाब है। तो वो जो वर्कशॉप्स हैं वो कोरियोग्राफर्स करते हैं, दे आर वेरी स्किल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वर्कशॉप्स करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, यू हैव टू हैव दो स्किल्स। एंड जो वर्कशॉप्स करते हैं वो DID के या तो एक्स कंटेस्टेंट रह चुके होते हैं डांस प्लस में, या किसी क्रू का पार्ट रह चुके होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं जिनके जो कोरियोग्राफर हैं वो लिटरली बॉम्बे से आते हैं कोरियोग्राफी के लिए, मतलब सिखाने के लिए। और कुछ चीज़ें डिपेंड करती है गाने पर। आजकल ना नॉस्टैल्जिया का बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग पुराने गाने या फिर जो 2000s के गाने हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बॉलीवुड में गाने बन रहे हैं ना, उन पे आपको वो फील नहीं आएगी जो आपको पुराने गानों में आएगी, कुछ कुछ जॉनरास में। तो डांसर्स जानबूझ के वो गाने पिक भी कर रहे हैं अब, कि यार वो नॉस्टैल्जिया भी देना है हमें। वो एक ना ओवर, यार एक बंदा तुम्हें 800-900 रुपये पे करके आ रहा है तुम्हारे नाम से, तो ऑब्वियसली तुम चाहोगे ना कि तुम उसे 2 घंटे की वर्कशॉप में वो सारा इन्वायरमेंट दे पाओ, कि तुम उसे रिलैक्स, क्योंकि डांस इज़ एन एक्टिविटी। ऑब्वियसली तुम्हें वो एक एक्सरसाइज की तरह है तुम्हारे लिए, तुम वो करोगे तुम्हें हैप्पी फील होगा ही, क्योंकि तुम्हारे माइंड में केमिकल्स रिलीज होंगे, तुम्हें अल्टीमेटली हैप्पी फील हो रही है। बट आफ्टर इतना सारा पसीना बहाने के बाद में तुम्हें एटलीस्ट ये फील होना चाहिए कि मेरे 2 घंटे वेस्ट नहीं हुए, मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए। शहजान की जो वर्कशॉप थी 900 रुपये ही चार्ज, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, और लोग दे भी रहे हैं। अगर इंसान उस लेवल पे पहुंच गया है ना, लोग उसके लिए पागलों की तरह पैसे देने को तैयार हैं, 2000, 1000, यू नेम इट एंड दे विल गिव यू, ठीक है। और ऐसे भी हैं कोरियोग्राफर जिनके लिए तुम 500 की भी अगर रख दोगे ना तो उस पर भी नहीं आएंगे, तो वो वाली चीज़ भी है। तो आजकल जो वर्कशॉप्स हो रही है, पैसा कमा रहे हैं लोग, बट यू हैव टू हैव अ प्लान बी एज वेल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एज अ डांसर मैं कभी भी डांस को फुल टाइम नहीं लेके जाऊँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी एक टाइम के बाद में इट स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, ठीक है, आपकी बोन स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती है, एंड यू कैन गेट एन इंजरी। एक टाइम के बाद हो सकता है गलती से मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, अभी हुआ भी था लास्ट 2 वीक्स में, ऐसा हुआ था कि मेरे जो टो है उसमें थोड़ा दर्द होने लग गया, एंड उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि क्या मैं डांस को फुल टाइम परस्यू करूँ या नहीं, और उसी टाइम मुझे वो पेन भी स्टार्ट हो गया। सो आई रियलाइज कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट कल को हो सकता है कुछ मेजर हो जाए और मैं डांस कर ही ना पाऊँ, तब मेरे पास में क्या है, प्लान बी, तब तो आई हैव नथिंग ना। सो प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि पैशन को प्रोफेशन बना लो, बेशक बना लो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव प्लान बी एज वेल, कि अगर कल को तुम्हारा प्रोफेशन जो तुमने पैशन को कन्वर्ट किया है वो ना चल पाए, यू शुड हैव समथिंग टू स्टे अलाइव, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें जिंदा रहना है भाई, ठीक है। तुम्हारा पैशन तुम्हें तुम्हारी सोल को फुलफिल करेगा, बट तुम्हें जो पैसा चाहिए उससे तुम्हें अपना पेट भी तो भरना है ना, वो वाली चीज़ है। और स्पेशली ऐसे प्रोफेशन में जिसको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। एग्जैक्टली कोई डांस ना, देखो बात ये है, रिकग्निशन तो बहुत सारी चीज़ों को मिल गई, या फिर उन चीज़ों को अभी भी हम ये कह देते हैं कि मिल जाएगी जो रिसेंटली आई हैं। डांस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिसेंटली आई हो, ठीक है, इसके बहुत टाइम से चलती आ रही है। और इसके ऐसा हो सकता है कि जो डांस के स्टाइल्स हैं जो आप बोल रही हो कि हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, ये आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, ये हो सकता है कि उनके स्टाइल नए नए आ रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना कि
क्लासिकल तो सबसे पुराना डांस चलता ही आ रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं मैंने देखा कि क्लासिकल डांस को भी क्या, ऐसे तो कोई पागलों की तरह नहीं फॉलो करता है क्लासिकल डांस को ना, ऑडियंस भी नहीं बिल्ड हो पाती है। पता है मेरे को ऐसा लगता है क्यों है ये, क्योंकि हर इंसान डांस नहीं कर सकता है पर कर सकता है, ठीक है, ये वो वाली बात होती है। मैं प्रोफेशनली डांस नहीं कर सकता हूँ, बट मैं शादी में तो डांस कर ही सकता हूँ। तो मैं, क्योंकि वो चीज़ मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो और मैंने उसमें अपना कुछ ऐसे एफर्ट्स नहीं डाले हैं, मैं क्या शादी में डांस कर दिया, तो मेरा परसेप्शन डांस को लेके ऐसा ही रहेगा कि भाई उसने भी कर दिया होगा, ठीक है, जैसे मेरे को ऐसे वाला आता है उसको ऐसे वाला आता है, ठीक है, ये वाला चक्कर है, तो वो वाला सीन बना होता है। तो जल्दी से लोग ना वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो ऐसे रिस्की प्रोफेशन पे प्लान भी तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपका प्लान भी क्या था जब आप ये कर रहे थे? मेरा प्लान भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज माई जॉब 9 to 5, ठीक है, एंड वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा अगर, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो देन तुम्हारी लाइफ सेट है। मेरे अकॉर्डिंग पैशन को प्रोफेशन में मुझे ऐसा लगता है कि कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर यू आर वेल सॉर्ट इनफ कि हाँ तुम अपनी पूरी रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन ईजिली लिव, यू हैव दैट इनफ मनी, ठीक है, तब तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिसे पेंटिंग पसंद है और वो अपनी जॉब से थका आ रहा है घर पे एंड देन ही स्टार्ट्स टू पेंट, वो उसके लिए लेजर टाइम है, वो उसके लिए स्ट्रेस फ्री करने वाला जोन है, ठीक है। अब कल से मान लो अगर उसको उसी की जॉब मिल जाए, दैट यू हैव टू पेंट दीज मनी पिक्चर्स एंड तुम्हें इतना पैसा मिलेगा इसके लिए, वो एक टाइम तक तो करेगा क्योंकि उसे बहुत मजा आएगा कि यार अब मेरे को डेली पेंट करने के लिए मिलेगा। बट एक टाइम के बाद जब वो थकना शुरू होगा ना, तब वो कुछ और ढूंढेगा खुद को रिलैक्स्ड फील करने के लिए, तब वो पेंटिंग नहीं करेगा। क्योंकि मैं एज अ डांसर भी मैं ब्रेक लेती हूँ क्योंकि मुझे डांस पसंद है, डांस इज़ लाइक माई फर्स्ट लव। बट जब वर्कशॉप्स बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं भी ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि यार मुझे भी अपने ह्यूमन ब्रेन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें एक 62 GB की पेन ड्राइव होती है, तुम उसमें उससे ज़्यादा कैपेसिटी का सामान नहीं भर सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते। तो ब्रेन भी ऐसा है, उसे रीबूट करने के लिए, उसको रिफ्रेश होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ एक टाइम के बाद कि यार क्या बैक टू बैक वर्कशॉप्स, जबकि वो कर मैं अपनी मर्जी से ही रही हूँ, मेरी विल से है, बट एक टाइम के बाद मैं भी थक जाती हूँ, फिर मैं भी पूरा एक हफ्ते शायद ब्रेक ले लूँ या एक दिन में फिर अगले दिन फिर से डांस आ जाए। सो इट्स लाइक मेरा मतलब ऐसा होता है कि मैं ना स्टोर होता रहता है डांस, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और एकदम से फिर कोई भी सॉन्ग प्ले हो जाता है तब मुझे लगता है कि हाँ अब तो डांस करना चाहिए। तो वो एक ना साइकिल होती है, वो साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है कि हाँ अब तुम्हारा डांस करने का मन हो रहा है, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, डांस करने का मन है, डांस किया, कोरियोग्राफी सेट की, वीडियो बना लिया, उसके बाद में वर्कशॉप्स कर ली, बीच में वर्कशॉप्स कर ली, फिर यू टेक योर टाइम, फिर यू टेक योर मी टाइम जैसे बोलते हैं, ठीक है, अपना पर्सनली खुद को रिफ्रेश करो, देन गेट बैक टू इट। 100%। नहीं, कंटेंट क्रिएशन कैसा भी हो, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तुमको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी रेलेवेंट ऑन इंटरनेट, तो तुमको विद टाइम इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, विद टाइम तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वो चीज़ें तभी होती हैं जब तुम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, बड़ी कीनली तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, तुमने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, फिर उसको अप्लाई करने का ट्राई किया है, ठीक है। तो जब तुम बैक टू बैक डांस, क्या कोई भी चीज़ जब तुम बैक टू बैक करते जाओगे तो तुम उस चीज़ को कंज्यूम करने का टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो तुम इफ़ यू वांट टू बी गुड एट एनीथिंग, तो तुमको अल्टीमेटली वो चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लेके पहले उसी चीज़ के बारे में और सीखना पड़ता है और फिर से अप्लाई करना पड़ता है। ऐसी तो वो ब्रेक एग्जाम्स में भी करते हैं ना, मतलब अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं इतने घंटे से, 10 घंटे से हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारा माइंड भी एक तरीके से जाम हो जाता है। हम जब सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे रिवीजन के लिए, एकदम से चीज़ें याद हो जाती हैं, तो वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। और मैंने देखा है कि जैसे यू सेड कि अगर हमें डांस नहीं भी आता, अगर हमें कोई सिखा दे तो हम सीख जाएंगे। तो वो है, वो ट्रू है, क्योंकि मैंने खुद देखा है लाइव वर्कशॉप्स में, मैंने खुद देखा है इतनी ट्रिकी कोरियोग्राफीज होती है, 2-2 घंटे की वर्कशॉप्स होती हैं। और अगर जो नॉन डांसर है और वो वहाँ गया है, दैट डिपेंड्स ऑन दी कोरियोग्राफर कि वो किस तरह सिखा रहा है स्टेप्स। क्योंकि मैंने देखा है जो कुछ कोरियोग्राफर्स दे आर वेरी गुड एट टीचिंग, ठीक है, हर डांसर टीचर नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। अगर तुम्हें डांस पसंद, तो ज़रूरी नहीं कि तुम सिखा भी अच्छे से लोगे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो सिखाते बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो 2 घंटे में तुम्हें एक नॉन डांसर को वो स्टेप सिखाने हैं जो एक डांसर भी प्रैक्टिस के बाद करना सोचेगा। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि हाँ तुम उसे कितने अच्छे से सिखा पा रहे हो
प्लस सामने वाले की ऑब्जर्वेशन पे। एक तो हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है, इतना कम हो गया है, लाइक ऑलरेडी हमारा ह्यूमन बींग्स का अटेंशन स्पैन इज़ लाइक गोल्ड फिश से भी कम होता है, ठीक है। हमसे ज़्यादा तो गोल्ड फिश एक टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर लेती है। हमारा अटेंशन स्पैन सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा कम हो गया है। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, और मतलब तुम लिटरली, आप खुद सोचो अपनी फीड में तुमने हार्डली कौन सी ऐसी रील देखी होगी लास्ट टाइम जिस पे तुम्हारी नज़र गई हो कि यार तुमने लिटरली उसे ओपन करके देखा हो, तुमने टाइम दिया हो उसको। ऐसा नहीं होता, हम बस स्क्रॉल करते जाते हैं अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो कि यार शिट इट ग्रैब माई अटेंशन, ऐसे वाला। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रैबिंग पीपल्स अटेंशन। इवन जो मार्केटिंग के टाइम पे आजकल जो मार्केटर्स है ना, जो एड बना रहे हैं, जो लोग एड एजेंसी रन कर रहे हैं, जिसका मैं पार्ट हूँ, जो मेरी साइड एक फुल टाइम प्रोफेशन है, जो मेरा जॉब है, दे आर वाउचिंग फॉर पीपल्स अटेंशन। मतलब तुम्हारे पास अगर फ़ोन है ना, तुम्हारे फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर भी ब्रांड है। तुम ये देख के चलो, तो लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ, बीट एनीथिंग, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हाँ, नहीं तो ये तो चैलेंज हो गया है, और एग्जैक्टली आप लोगों के लिए ज़्यादा हो गया है। मतलब आप जैसा आपका प्रोफेशन है, उन प्रोफेशंस में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। क्योंकि डांसिंग कुछ ऐसा नहीं है कि तुम उसको 25 सेकंड में तुम क्या पोर्ट्रे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक छोटी सी क्लिप उठाओगे गाने की, मैक्स टू मैक्स 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है। तो जो तुम्हारा फुल थ्रोटल हो सकता है, जहाँ पे तुम दिखा सकते हो कि हाँ मैं ये होल्ड करती हूँ, है ना, तो वो तो आएगा नहीं रील पे कभी भी। तो किल तो हो रही है ये चीज़, है ना, धीमे धीमे। और हम तो खुद फेस करते हैं, हम तो ये अटेंशन स्पेन वाली बात पता है क्या है, क्योंकि जब पॉडकास्टिंग स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली ये मेरे फील्ड की चीज़ें नहीं है, मैं तो टेक्निकल हूँ, ठीक है। तो अगर मैं किसी से टेक्निकल बातें कर रहा हूँ तो उसके बारे में मेरे को पता है, तो फिर भी वो कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो जाती थी, ठीक है। जनरली जब मैं बाकी फील्ड की बातें करता था तो उसके इतने ख़राब साइड इफ़ेक्ट थे ना सोशल मीडिया की, कि मैं जोन आउट हो जाता था कन्वर्सेशन से, क्योंकि वो मेरी चीज़ नहीं है। तो मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ बैठ के हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप, तो फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम के आया एक बार, क्या है क्या सेटअप है, ठीक है, वो मेरे साथ होता था। बट अल्टीमेटली फिर काम करोगे उस पर तो वो ठीक हो जाता है। बट लोग कब तक उसको रियलाइज़ करेंगे? अभी तो यार सब ना इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम 15 सेकंड की रील देखते हैं और ये एंटरटेनमेंट है, बट उससे ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आपका कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका ही नहीं, साथ ही साथ आपका किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने का जो आपका मतलब अटेंशन स्पैन, किसी स्पैन जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है। और ये चीज़ मैंने सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने क्लास में भी फेस की है कि आज से 5 साल पहले जिस तरीके से मैं कोई लेक्चर को सुनता था बैठ के, जिस तरीके से मेरी लर्निंग होती थी, उस पर इफेक्ट आ गया है, ठीक है। आज नहीं तो लोग समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आई थिंक बहुत बड़ा चेंज चाहिए होगा, बहुत बड़ा चेंज चाहिए, और ये बहुत बहुत ना अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने कहीं तो सुना था कि आप लोग जिस चीज़ को लेके खुश हो रहे हो कि हमारी जनरेशन में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई है, हम रील्स देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट अब हाथ पे आ गया है कि आपको एक अंगूठा चलाना और आप एंटरटेन हो जाओगे, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ये तो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। आप सबसे पहली जनरेशन है जिस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये सारी चीज़ें जब मार्केट में आएंगी तो किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, ह्यूमंस किस तरीके से उस चीज़ को लेंगे, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत डरावनी चीज़ें हैं यार। खैर, ग्रेट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। मैंने शुरू किया था ये सोच के कि हम बहुत सारी डांस के ऊपर बातें कर रहे होंगे, मैं डांस के बारे में जान पाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली बहुत फिलोसफिकल बातें हो गई आते आते कि कैसे प्लान भी होने चाहिए, कैसे पैशन प्रोफेशन। मेरे को ऐसा लगता है यार, पैशन प्रोफेशन वाली जो बातें हैं ये वही लोग बोलते हैं जो सक्सेसफुल हैं। और जब आप एक बड़ा नंबर उठाते हो, एक बड़ा डेटा उठाते हो, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं है, मेजॉरिटी आज भी स्ट्रगल कर रही है। तो पैशन प्रोफेशन जैसी चीज़ें बोलना बहुत इजी हो जाता है जब तुम किसी स्टेज पे पहुंच जाते हो। बट अल्टीमेटली ग्रेट कन्वर्सेशन यार, काफ़ी सारी चीज़ें मैं भी सीख के जा रहा हूँ कि मतलब क्या स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, डांस के पीछे कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद भी रिकग्निशन नहीं है। बहुत सारे मेरे सवाल थे, बहुत सारे लोगों के होके उन्होंने जाना। ग्रेट कन्वर्सेशन, फिर से मिलेंगे हम, फिर से एक एपिसोड शूट कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बाकी ये आपका कैमरा है, आप कुछ कंक्लूड करना चाहती हो तो कर सकती हो उसमें देख। हाँ, आई मीन मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपका आर्ट फॉर्म है ना, जस्ट ओन इट। मतलब इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, बिकॉज आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन योर फिंगर्स है। तो जब आप वो चीज़ पोस्ट कर रहे हो, बीट एनीथिंग, उसको ओन करो एंड शो द वर्ल्ड दैट इट्स द रियल यू, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी मेरे साथ, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, रिच हैं, दोज हु कैन टर्न देयर पैशन इनटू प्रोफेशन,
दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट जो लोग हमारे एज ग्रुप के हैं, जो लोग एक्चुअली दे आर थ्राइविंग कि हाँ मैं पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करूँ या नहीं करूँ, प्लान भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उनके लिए माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी कि अब वो करिए. बाकी आई विल से कि अगर यू हैव समथिंग टू शेयर, आपकी कोई लाइफ स्टोरी है, या आपको ऐसा लगता है कि यू शुड कन्वे दिस ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो आई थिंक माइंड ड्रॉप से बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म होगा. बिकॉज हमें हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम अपनी लाइफ की स्टोरी लोगों तक शेयर कर सकें. एंड आई थिंक माइक ड्रॉप की टीम इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. सो डू फॉलो माइक ड्रॉप ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब. सो या कुडोज. थैंक यू यार, थैंक यू. बाकी आप वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जब तक कि खाए पिए डांस करते रहिए. आज तो हमने डांस पे बातें की है. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. साइनिंग ऑफ.